नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत आज फैक्टर। आज संसद में अंतरिम बजट पेश हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शंभू भद्रा। शंभू भद्रा जी, बताइए इस बजट में क्या है खास। नमस्कार सबसे पहले सभी दर्शकों को। और ये बजट जो है अंतरिम बजट है और मोदी सरकार का जो अमृत काल का ये दूसरा बजट है। पिछले साल अमृत काल का ऐलान किया गया था जो अगले 25 साल के लिए। तो ये दूसरा बजट है। इस बजट में अगर देख के बारीकियों को अगर देखें तो ऊपर से कोई लोक लुभावन नहीं लगता है। कोई ऐसा कोई ऐलान नहीं है जिसको कि लगे कि ये राजनीति इसमें झलक रही है या वोट बैंक को टारगेट किया गया है। ऐसा कुछ सामने से नहीं दिख रहा है। लेकिन हम्म। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो इसमें कई सारे माइक्रो और मैक्रो दोनों मैनेजमेंट दिखेगा आपको इस बजट में। ये बजट एक इसको आप कह सकते हैं कि ये एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। एक विश्वास का जो चार वर्ग है, चार जातियां जिसको प्रधानमंत्री ने पहले कहा है, उसके विश्वास का एक बजट है। और ये विजनरी बजट है कि आप आगे अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये विजनरी एक बजट है। जो खास इनके क्या क्या बातें खास हैं इसमें। हाँ, जो अनाउंसमेंट आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, जो बुनियादी ढांचा, जो रोड और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो बजट है उसमें इजाफा किया गया है। पहले हम्म। वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ का था, उसको इस बार 11 लाख करोड़ के आसपास ले जाया जा रहा है। तो एक ये बड़ा अनाउंसमेंट है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो अभी गति है वो गति बरकरार रहेगी, उसमें तेजी आएगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा तो इनडायरेक्टली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं उसको रोजगार के अवसर नए मिलेंगे। तो एक तो ये ध्यान दिया गया है। बजट में सरकार का चार चीजों पे फोकस है, खास करके महिलाओं पे। महिलाओं पे फोकस है। इस बार ये किया गया है कि जितने भी आंगनवाड़ी महिलाएं हैं उसको आयुष्मान से जोड़ा गया है, यानी कि उनको आयुष्मान का लाभ मिलेगा। तो एक ये बड़ा फैसला है जो महिलाओं के लाइफ में चेंज लेकर के आएगा। दूसरा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी पीछे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, सो लखपति दीदी तैयार की गई है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए चल रहे हैं देश में पिछले कई सालों से, तो उसके तहत इस बजट में उसको स्पेशली फोकस किया गया है कि उसके लिए अलग से बजट का आवंटन किया गया है, जो कि उसको कर्ज मिलेगा और उस कर्ज से महिलाएं जो है सो अपने आर्थिक समृद्धि की तरफ जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में। दूसरा, अगर युवा को देखेंगे तो इसमें खास करके डिजिटल इंडिया स्किल पर फोकस है, ताकि युवाओं में रोजगार का जनरेशन हो और वो स्किल की तरफ बढ़े, स्वावलंबन की तरफ बढ़े, स्वरोजगार की तरफ बढ़े। तो उसके लिए कई सारे, जैसे आपने देखा कि जो पीछे सरकार की योजना थी, विश्वकर्मा योजना लेके आए थे, जो कि युवाओं को स्किल्ड करेगा और उसके लोन देंगे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए बजट इस बार आवंटन किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। तो ये एक पॉजिटिव थिंक आपको दिखेगा कि बजट में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार ने सोचा है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होप उम्मीद की जा रही थी कि पीएम किसान निधि जो है वो बढ़ करके 6,000 से शायद 9,000 हो जाए। लेकिन वो अभी नहीं किया गया है, और अभी अगर सरकार करती तो लगता जैसे कि चुनाव के लिए किया गया है। तो शायद उसको हम जब जुलाई में पूर्ण बजट आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम में ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले। लेकिन किसानों के हित के लिए कई सारे घोषणाएं हैं इस बजट में। खास करके एमएसपी बढ़ाने की जो बात है, कुछ अनाज जो पहले एमएसपी में शामिल नहीं थे तो उसको शामिल किया जा सकता है। जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि लॉजिस्टिक है, जिसमें शीत भंडार का है, जो आपूर्ति का जो सिस्टम है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए,
तो उसके लिए इसमें रोड मैप है इस बजट में। अभी आपने देखा कि यूएन के आंकड़े के हिसाब से भी और नीति आयोग के आंकड़े के हिसाब से भी लगभग यूएन ने कहा था 13 करोड़ लोग मोदी सरकार के 5 साल में गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग ने कहा कि 9 साल में 10 साल में जो लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो ये जो गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बाद वो जो जस्ट बीपीएल के ऊपर आ रहे हैं, एपीएल में शामिल हो रहे हैं, वो वाला बहुत ही वल्नरेबल क्लास होता है। उसको हम बोलते हैं नियो मिडिल क्लास। वो इसलिए कि वो ना तो मध्य वर्ग है, न ही बीपीएल है, बीच का है। उसमें अगर जरा भी झटका लगा उसको, तो वो तुरंत बीपीएल में आ जाएंगे। तो गरीबी रेखा से जो बाहर लोग निकले हैं, उन 25 करोड़ लोगों के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों मैनेजमेंट है बजट में, कि कैसे उसके जो उनकी आय का स्रोत है, जो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस है, वो उसमें ग्रोथ हो, नीचे ना आए वो। तो हाँ, इसके तो लिए इसमें गवर्नमेंट ने इसमें गरीबों के घर के लिए भी काफी कुछ इसमें कहा गया इस है, ऐसी कुछ बात इसके है? लिए इसके लिए सरकार ने पहली बार मध्य वर्ग को आवास योजना में शामिल किया है। तो ये एक बड़ा फैसला है कि अभी तक आप गरीबों के लिए ही आवास की बात कर रहे थे, मध्य वर्ग को नहीं ला रहे। तो ये जो नियो मिडिल क्लास है, इस सरकार के इस मध्य वर्ग के लिए आवास योजना से ये प्रभावित होंगे, इनको फायदा होगा और ये घर बनाना इनके लिए आसान हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य बहुत पहले सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम सभी को घर उपलब्ध करवाएंगे। संजोग से ऐसा नहीं हो सका है, तो सरकार अभी आगे 2 4 5 साल में चाहती है कि जो लक्ष्य है सबको पक्के घर का, वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए सरकार एक बड़ा अनाउंसमेंट सरकार लेकर आई है। इस बजट की जो खास चीज है जो आप देखेंगे, उसमें है कि नियो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हरित विकास है, उसको ध्यान दिया गया है। उसमें दो बातें खास है। एक तो सोलर के लिए खास बातें हैं, जो कि क्रांतिकारी फैसला हो सकता है। और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन को, इलेक्ट्रिक चीजों को सरकार बढ़ावा देने जा रही है इस बजट में, उसके लिए अनाउंसमेंट है। तो यानी कि जो आपका पेट्रोल डीजल पे निर्भरता है वो थोड़ी कम होगी, और इलेक्ट्रिक ऑटो सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। सरकार की प्लानिंग भी है, सरकार के भविष्य के एजेंडे में भी है। और अगर आप विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी के लिए सोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देना होगा, इलेक्ट्रिकल को बढ़ावा देना होगा। अब आते हैं हम सोलर पे। बिजली, देखिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि आपको सनलाइट की बहुत ज्यादा उपलब्धता है। यूरोपियन कंट्री है जहाँ ठंड बहुत है, साल भर में कभी सूरज उगते हैं नहीं उगते हैं। भारत ऐसा देश है, या भारत के आसपास ऐसा देश है, जहाँ की सोलर की उपलब्धता, सूरज की रोशनी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर सरकार घरेलू उपयोग के लिए बिजली को सोलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी हम क्या करते हैं कि बिजली जो कोयला से बन रही है, परमाणु से बन रही है, उस बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं घरेलू खपत के लिए। घरेलू में घर में रोशनी है, टीवी है, पंखा है, जो हमारे यूज हो रहे हैं, उसके लिए अगर सोलर पैनल हर मकान पे लग जाए, छत पे सोलर पैनल लगा करके बिजली जो है, बिजली का जो बिल है, जो खर्च है, उसको वो जीरो लेवल पे ले आएंगे। और दूसरा कि जो सरकार की जो बिजली है वो बचेगी। तीसरा कि जो आम आदमी है, जो जैसे घरेलू है, सरकारी दफ्तर है, आपका जितने भी सरकारी दफ्तर है जहां पर कि आपको लगता है कि सोलर एनर्जी से काम चल सकता है, तो सरकारी दफ्तर है, निजी दफ्तर है, इन सब उपयोग के लिए अगर सोलर एनर्जी का उपयोग होना शुरू हो जाए, तो भारत में एक बड़ी मतलब बिजली क्रांति होगी, कि सोलर ऊर्जा का बहुत ज्यादा यूज होगा और आम आदमी बिजली के बिल से थोड़ा उसका धीरे 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 करके कम होता जाएगा। और सरकार इसमें सब्सिडी प्लान लेके आई है, 1 करोड़ घरों पे करेंगे, और अभी सरकार ने कहा है कि इसको हम 2 करोड़ और बढ़ाएंगे। तो यानी कि अब लगभग 2 करोड़ मतलब 3 करोड़ लगभग ऐसे होंगे परिवार जिनके घर पे ये सोलर पैनल लगेगा, और उसमें सरकार सब्सिडी देगी, सरकार उसका खर्च वहन करेगी, और इससे बिजली के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आपको देखने को तो मिलेगी। अभी बजट में जो है टैक्स में कोई जो है कोई चेंज नहीं किया गया है। लोगों को उम्मीद थी कि कोई टैक्स में और राहत दी जाएगी। मुझ
मुझे लगता है कि टैक्स में लिमिटेशंस की कोई जो उम्मीद थी लोगों की वो मतलब कि जरूरत से ज्यादा उम्मीद थी। कायदे से अभी क्या है कि टैक्स रेजिम दो तरह के हैं। फर्स्ट, एक टैक्स जो न्यू टैक्स रेजिम पिछले बजट में पेश किया गया था, उसके तहत 7 लाख तक की जो इनकम है वो मान लीजिए टैक्स फ्री है। सरकार इसमें बहुत से बहुत करती, 8 लाख करती, इससे अधिक तो करने वाली थी नहीं। तो सरकार ने वहां पे कोई पंगा नहीं लिया है कि उसको वहीं पे रखा है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो लोग, सरकार की कोशिश ये है कि पुराने टैक्स रेजिम से बाहर निकल के जहां 2.5 लाख तक की टैक्स छूट है, 2.5 लाख से फिर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख 10% है, उससे आगे जाकर के 20% है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स के हट के आदमी न्यू टैक्स रेजिम में आए, और न्यू टैक्स रेजिम में आकर के फिर सरकार जब देख लेगी कि मैक्सिमम लोग न्यू टैक्स रेजिम में आ गए हैं, उसके बाद फिर इसके जो अपर लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो बजट आएगा जुलाई में, उसमें इसमें आपको कुछ रोल दिख सकता है। सरकार की जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति अच्छी है। आपका जीडीपी ग्रोथ 7.5% से ऊपर चल रहा है। आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 अरब डॉलर से ऊपर चल रहा है। आपका जो राजकोषीय घाटा है, जो वित्तीय घाटा है, वो लिमिट के आसपास है। मतलब बहुत कम तो नहीं है, लेकिन लिमिट के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट है जो थोक या होलसेल प्राइस दोनों ही क्राइटेरिया से देखिएगा तो इन्फ्लेशन रेट टारगेट के अंदर में है। 6%, 4 से 6% का है, तो वो 5% के आसपास है। और उससे कभी कभी कम भी है। और जो थोक मूल्य है वो तो 1% 2% पे है। हाँ, लेकिन खाद्य महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, जो कि सरकार के लिए एक चुनौती है। लेकिन जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, शेयर मार्केट को देखिए आज भी ग्रो किया है। कल भी 600 अंक से ज्यादा शेयर मार्केट बढ़ा था। तो जो जितने भी आर्थिक इंडिकेटर है सरकार के, वो सब स्ट्रांग है। जीएसटी 1.72 यानी 1.25 लाख करोड़ के आसपास पिछले महीने कलेक्शन हुआ, जो कल ही आंकड़ा आया है। तो जीएसटी में भी सरकार स्ट्रांग है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के 8 लाख करोड़ पहुंच गए हैं, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। 2.5-3 लाख करोड़ पे होता था। अभी वो 8 लाख के आसपास करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रांग है इस समय में। और इसलिए सरकार जो आगे पूर्ण बजट पेश करेगी जुलाई में, जिसकी भी सरकार बने, तो उस समय सरकार के पास ऑप्शन होगा कि जो आयकर में छूट है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। कि 3F जो मोदी सरकार की जो है, 3F, 3F मतलब कि एफ से फूड है, एफ से फर्टिलाइजर है, और एफ से फ्यूल है। इस बजट में आप देखेंगे तो सब्सिडी को बेहतर, मतलब कि 2 लाख करोड़ के आसपास बनाया गया है कि सब्सिडी की मात्रा बढ़ाई गई है, जिससे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स को बेहतर किया जा सकता है। जो खाद्य आपूर्ति है उसको भी, जो फूड की सप्लाई में, उसको भी बढ़ाया गया है। और जो फ्यूल पे जो ईंधन है, वो एक नई बात लेके, मतलब सरकार उसमें सब्सिडी को बेहतर किया है। और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो इससे अल्टीमेटली इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और इकोनॉमी एक बेहतर दिशा में बढ़ेगी। तो इसमें इस बजट में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का रोड मैप है, जो कि आने वाले वक्त में आपको विकसित भारत की जो नींव है उसकी तरफ ये दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपने बहुत बढ़िया बताया जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा, जो बता रहे थे बजट में सबके लिए क्या है और कि ये बजट दरअसल है किस तरह का। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।